हेलो एवरीवन, मैं गिरीश कुमार। बच्चे, मुझे आप सभी को बताते हुए बेहद खुशी हो रही है कि मेधास्वी इंस्टीट्यूट आप सभी के लिए ऑनलाइन नीट क्रैश कोर्स लेकर आया है। आप जल्दी ही, आज तो आप बायोलॉजी पढ़ेंगे बट आप जल्दी ही केमिस्ट्री और फिजिक्स के वीडियोस भी इस यूट्यूब चैनल पर देखेंगे। तो बेटा, अगर आज आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ जो बच्चे नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। क्लियर? तो बेटा, अगर आप ड्रॉप कर रहे हैं और अगर आप कोई क्रैश कोर्स देख रहे हैं या अगर आप प्लस टू में भी हैं और आप चाहते हैं, आपकी प्लस वन अच्छी हुई है और आपकी प्लस टू भी अच्छी हुई है और आप चाहते हैं कि आप थोड़ा सा आपको एक वापस से रिवाइज करना है सब कुछ, तो आप क्रैश कोर्स लगा सकते हैं मेधास्वी इंस्टीट्यूट के पास। आप लाइव इंटरेक्शन चाहते हैं, अदरवाइज आप यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं। हमारे आपको लगातार वीडियो लेक्चर्स यूट्यूब पे दिखेंगे, या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, आप कमेंट बॉक्स पे आप डिस्क्रिप्शन में आपको एक नंबर मिलेगा जो व्हाट्सएप नंबर है मेधास्वी इंस्टीट्यूट का। आप उस पर अपना डिटेल, अपना नंबर सेंड कर सकते हैं। हमारे जो काउंसलर रहते हैं वो आपको कॉल बैक करके आपसे आपको एनरोल कर देंगे हमारे जो लाइव जूम जो वीडियो ऐप है उस पे हम क्लासेस जो आपकी लेंगे, राइट। तो हमारा ये जो क्रैश कोर्स है ये लगभग आपके 1 अप्रैल से शुरू कर दिया जाएगा। उसके बाद हम लगातार आपके लिए लाइव जो है अपना लेक्चर्स देते रहेंगे, राइट। तो आपने अगर लाइव के लिए आना है तो आप डिस्क्रिप्शन पे लिखे नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। बाकी बच्चे, आप इस वीडियो को शेयर जरूर करें। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो अपने फ्रेंड से शेयर जरूर करें। क्लियर? चलिए, तो बेटा आज हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? डीएनए। बेटा, बायोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। बहुत सारे बच्चे हैं जो बायोलॉजी को काफी इग्नोर कर देते हैं। इस चक्कर में वो समझते हैं कि बायोलॉजी तो हो जाएगी। आपको पता होना चाहिए बेटा, 50% मार्क्स किसके रहते हैं? बायोलॉजी के। तो बेटा, अगर 50% मार्क्स आपने सिक्योर कर दिए तो आपको आपकी सिलेक्शन होने से कोई भी नहीं रोक सकता, है ना। तो आपको ये सिक्योर करने ही है सो दैट आप इजीली, आपके लिए एक पाथ इजी हो जाए, आप सिलेक्ट हो सकते हो, है ना। आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है अगर आपका कोई एक सब्जेक्ट थोड़ा सा भी ढीला है। क्लियर? तो बेटा, सबसे पहले बायोलॉजी में हम शुरू करेंगे डीएनए से। देन बच्चे हम प्लस वन में जाएंगे सेल साइकिल, एंड फिर जाएंगे हम सेल साइकिल के बाद बेटा हम जाएंगे सेल पे, देन जाएंगे बायोमोलिक्यूल्स पे। बात समझ में आ रही है? बेटा, बायोमोलिक्यूल के बाद हम जाएंगे डाइवर्सिटी वाले चैप्टर पर, एंड देन डाइवर्सिटी के बाद हम जाएंगे प्लांट फिजियोलॉजी, देन एनिमल फिजियोलॉजी। और आपका जो स्ट्रक्चर वाला चैप्टर है, जो सेकंड यूनिट है, वो हम लास्ट में करेंगे। क्लियर? देन हम प्लस टू पे शिफ्ट करेंगे जेनेटिक्स पे, एंड जेनेटिक्स के बाद हम शुरू करेंगे बायोटेक। बायोटेक के बाद हम शुरू करेंगे रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर। रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर के बाद बच्चे हम शुरू करेंगे माइक्रोब्स वाला चैप्टर, देन इकोलॉजी। बेटा, उसके बाद लास्ट में आपका एक चैप्टर बचता है और वो है प्लस वन का जो चैप्टर है आपका स्ट्रक्चर वाला। क्लियर? तो वो हम सबसे लास्ट में करेंगे। तो बेटा, इसमें टाइम ज्यादा नहीं लगेगा और इजी है। आपको पता ही है, लगातार आपको एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो बच्चे, अगर आप एनसीईआरटी समझ के पढ़ते हो तो कोई भी आपको अबव 85 करेक्ट करने से नहीं रोक सकता। और बेटा, इससे ज्यादा करेक्ट कर लिए तो आपको बहुत इजी हो जाएगा आपके लिए सिलेक्शन लेना इन नीट, राइट। तो चलो बच्चे, फिर आज शुरू करते हैं हमारा पहला लेक्चर, दैट इज डीएनए। क्लियर? तो डीएनए क्या है बेटा? डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। और चार्ज कौन सा होता है डीएनए पे? शाबाश, कमेंट बॉक्स पे लिख के बताना है आपने जल्दी जल्दी से, ठीक है। जिसको आता है वो जल्दी से लिखे। सो बेटा, डीएनए पे चार्ज होता है नेगेटिव चार्ज। और अगर मैं पूछूं ये किसकी वजह से होता है तो आपका आंसर क्या रहेगा? फॉस्फेट ग्रुप की वजह से। क्लियर? तो याद रखना है इस चीज को, फॉस्फेट जो ग्रुप होता है उसकी वजह से डीएनए पे कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव चार्ज। चलिए आगे चलते हैं। बेटा, सबसे पहले इसे किसने ऑब्जर्व किया था? तो बेटा, जर्मन बायोकेमिस्ट थे जिनका नाम था फ्रेडरिक मिस्चर। कब किया था? 1869 में। उसके बाद इनका स्ट्रक्चर दिया था बच्चे वॉटसन एंड क्रिक ने, एंड म्यूरिस विलिकिंस ने इनकी हेल्प करी थी। तो नॉर्मली हम क्या कहते हैं? Watson and Crick discovered the structure of DNA,
and this structure of DNA was discovered in 1953 and later they got Nobel Prize in 1962. Clear? And after that we knew that genetic material is the living thing. सभी के लिए genetic material क्या है? DNA है, ठीक है. All the living things contain DNA as a genetic material. Now what are the material actually that make up the DNA? Clear? The first one is phosphate, second one is sugar and third one बच्चे क्या है? नाइट्रोजिनस बेसिस. फर्स्ट वन इज फॉस्फेट. जल्दी से देखेंगे. फॉस्फेट के ऊपर बेटा 4 ऑक्सीजन लगे हैं एंड 3 के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, जिसकी वजह से डीएनए पे भी क्या होता है? नेगेटिव चार्ज. तो ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है. क्लियर? तो नेगेटिव चार्ज किसकी वजह से होता है बच्चे? फॉस्फेट की वजह से. सेकंड है बेटा शुगर. तो अगर शुगर आप ध्यान से देख रहे हो तो आपको पता होगा ये कौन सी शुगर है बेटा? ये है पेंटोज शुगर. बायोमोलिक्यूल जिसने अच्छे से पढ़ा है उसे समझ में आ गया होगा. पेंटोज शुगर का मतलब 5 कार्बन. क्लियर? तो बायोमोलिक्यूल हम पढ़ेंगे इसके बाद. बहुत इजी चैप्टर है बच्चे. मुझे पता है बहुत से बच्चों को नहीं आता है या मुश्किल लगता है, ऐसा नहीं है. आप जब स्लाइड से पढ़ेंगे मेरे साथ तो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा. क्लियर? तो बेटा पेंटोज शुगर है, 5 कार्बन होते हैं. पेंटोज शुगर में 2 तरह के टाइप आते हैं. कौन कौन से? राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज. बात समझ में आई? डीऑक्सीराइबोज एंड राइबोज. तो बेटा डीऑक्सीराइबोज एंड राइबोज में 5 कार्बन है. तो जो नीचे आपको शुगर दिख रही है इसमें भी 5 कार्बन है. कौन कौन से? फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, थर्ड कार्बन एंड फोर्थ कार्बन एंड फिफ्थ कार्बन. इजंट इट क्लियर? सो आप देखोगे जो सेकंड कार्बन है बेटा इसमें यहां पर OH होना चाहिए था लेकिन है नहीं. तो यहां से गायब क्या है? ऑक्सीजन. इसीलिए ये कौन सा शुगर है? डीऑक्सीराइबोज. अगर इधर शुगर प्रेजेंट होता तो ये कौन सा शुगर होता? राइबोज. दिस इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज. दैट राइबोज कंटेन ऑक्सीजन in second carbon and deoxyribose do not contain oxygen on the second carbon. Clear? So deoxyribose, we use deoxyribose in DNA and in RNA we use ribose sugar. Clear? So next one is इतना ही है शुगर में. नेक्स्ट वन इज नाइट्रोजिनस बेसिस. बेटा 2 तरह के नाइट्रोजिनस बेसिस होते हैं. फर्स्ट वन इज प्यूरिन, सेकंड वन इज पायरिमिडिन. क्लियर? तो बेटा प्यूरिन एंड पायरिमिडिन में फर्क क्या है? तो सिंपल सा फर्क है. प्यूरिन कैसा होता है बेटा? डबल रिंग स्ट्रक्चर. और पायरिमिडिन कैसा होता है? सिंगल रिंग स्ट्रक्चर. क्लियर? बेटा डबल रिंग स्ट्रक्चर प्यूरिन में कौन कौन से आते हैं? तो ये आते हैं बेटा एडेनिन एंड गुआनिन. एंड पायरिमिडिन में कौन से आते हैं? साइटोसिन, यूरेसिल एंड थायमिन. क्लियर? तो ये डबल स्ट्रक्चर हो गए, ये सिंगल रिंग स्ट्रक्चर हो गए. तो नाइट्रोजिनस बेसिस में सबसे इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल कौन सा है? जिससे ये बना होगा. और अगर जिससे ये बना होगा उसी बेस पे तो इसका नाम भी होगा. और इसका नाम क्या है? नाइट्रोजिनस बेसिस. तो इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल क्या है? नाइट्रोजन. तो बेटा जो इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है उसकी पोजीशन आपको पता होनी चाहिए. तो पोजीशन क्या होती है प्यूरिन में? 1, 3, 7 एंड 9. और इन पायरिमिडिन इट इज 1 एंड 3. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है. फ्री के 4 नंबर्स हैं जो मैक्सिमम बच्चे गंवा देते हैं क्योंकि पढ़ा ही नहीं होता है. क्लियर? सो प्यूरिन में अगर आप देखोगे तो फर्स्ट नाइट्रोजन यहां पर है, सेकंड पे नहीं है, थर्ड पे है, फोर्थ पे भी नहीं है, फिफ्थ पे भी नहीं है, सिक्स्थ पे भी नहीं है, सेवंथ पे है, एट्थ पे भी नहीं है, नाइन्थ पे है. इसी तरह से ग्वानिन में भी होगा. अगर साइटोसिन में देखोगे तो फर्स्ट पे है, सेकंड पे नहीं है, थर्ड पे है, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ पे नहीं है. अब आप बोलोगे NH2 क्यों नहीं लिया? बेटा ये रिंग में नहीं आता, ये बाहर की तरफ ग्रुप लगाएगा, अमीन ग्रुप. क्लियर? चलो, तो किसी को नहीं समझ में आ रहा हो ना तेज तेज, तो आप वीडियो को स्लो करके भी सुन सकते हो या फिर पॉज करके आप दोबारा भी सुन सकते हो. राइट? चलिए फिर आगे चलते हैं. बेटा अगर आप डीएनए को देखोगे तो ये इस तरह से दिखता है. किसने दिया था स्ट्रक्चर? वॉटसन एंड क्रिक ने. और इस स्ट्रक्चर का नाम क्या था? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर. क्या नाम था? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर. सिंपल. तो बेटा इस डबल हेलिकल स्ट्रक्चर को अगर आप देखोगे तो ऐसे दिखेगा, और अगर आप इसे ओपन करोगे तो आपको इस तरह से 2 स्ट्रैंड्स दिखेंगे. क्लियर? और उनके बीच में जो आपको ये बॉन्डिंग दिख रही है ये आपको ऐसे दिखेगी डबल बॉन्ड, या फिर दिखेंगे ट्रिपल बॉन्ड. क्लियर? या फिर अगेन आपको डबल बॉन्ड, अगेन डबल बॉन्ड आ सकते हैं, फिर से डबल बॉन्ड आ सकते हैं. ऐसा जरूरी नहीं है कि डबल के बाद ट्रिपल ही आएगा. डबल ट्रिपल, या फिर डबल 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 भी आ सकता है, ऐसा कुछ नहीं है. राइट?
सो ये जो डबल बॉन्ड है ये कैसे दिखते हैं, और जो साइड में आपको ये दिख रहे हैं स्ट्रैंड्स, ये कैसे हैं और किसके बने हैं। सबसे पहले स्ट्रैंड्स की बात करते हैं बेटा। ये बने होते हैं ये बने होते हैं बच्चे फॉस्फेट एंड शुगर के ऑल्टरनेटिव बॉन्ड से। किससे बने होंगे? फॉस्फेट एंड शुगर के ऑल्टरनेटिव बॉन्ड से। तो पहला स्ट्रैंड देखो इस तरह से बनेगा, दूसरा स्ट्रैंड भी इसी तरह से बनेगा, फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर एंड फॉस्फेट। क्लियर? तो हमें अभी समझ में ये आ गया कि जो हमारे स्ट्रैंड्स है वो कैसे बने हैं, फॉस्फेट एंड शुगर के बने हुए हैं। क्लियर? तो आप भूलेंगे नहीं इस बात को। तो स्ट्रैंड्स तो हमें पता चल गया। अब बीच में जो ये बॉन्डिंग बनी है ये किसके बीच बनी है? तो अगर आपको याद हो तो डीएनए बना है तीन चीजों से, फॉस्फेट शुगर एंड नाइट्रोजनस बेसिस। फॉस्फेट और शुगर का तो हमें रोल पता चल गया, ये क्या बनाते हैं? ये बनाते हैं हमारे स्ट्रैंड्स। क्लियर? तो बेटा अब जब ये स्ट्रैंड्स बना रहे हैं तो बीच में जो बॉन्डिंग है वो बनाएंगे प्यूरिन एंड पायरिमिडिन। कैसे? जरा ध्यान से सुनना। एडेनिन बेटा हमेशा थायमिन से बॉन्ड बनाएगा और बनाएगा डबल बॉन्ड। ग्वानिन हमेशा साइटोसिन से बॉन्ड बनाएगा और बनाएगा ट्रिपल बॉन्ड। और ये जो डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड है बेटा ये कैसे बनेंगे? ये बनेंगे हाइड्रोजन बॉन्ड। क्लियर? आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा बच्चे की हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होते हैं और कैसे बनते हैं, राइट? तो अब आ जाते हैं जरा आगे। तो जो ये बीच में बने हैं बेटा ये बने होंगे, एडेनिन जुड़ा होगा थायमिन से डबल बॉन्ड और ग्वानिन जुड़ा होगा साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड। तो कैसे जुड़ा होगा जरा ध्यान से देखना। एडेनिन बेटा जुड़ता है शुगर से और थायमिन भी जुड़ता है शुगर से ही, और आम इनके बीच बनेगा डबल बॉन्ड। याद रखना ये जो नाइट्रोजिनस बेसिस हैं ये हमेशा किससे जुड़ेंगे? ये जुड़ेंगे शुगर से, नॉट फॉस्फेट। नेक्स्ट में अगर ग्वानिन इधर जुड़ा होगा तो सामने क्या जुड़ा होगा? वेरी गुड, साइटोसिन। कितने बॉन्ड बनेंगे? ट्रिपल बॉन्ड। बेटा अगर यहां पे थायमिन जुड़ा होगा तो सामने क्या होगा? करेक्ट, एडेनिन। और कितने बॉन्ड होंगे? डबल बॉन्ड। अच्छा एक और शुगर लगाते हैं। तो अगर मान लो इधर साइटोसिन जुड़ा होगा तो सामने क्या जुड़ा होगा? वेरी गुड, ग्वानिन। और कितने बॉन्ड बनेंगे? ट्रिपल बॉन्ड। सिंपल। तो इस तरह से हमें ये स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखेगा। और अगर ये कॉइल्ड होगा राइट हैंडेड, अगर ये कॉइल्ड होगा तो ये ऐसा दिखेगा, जिसको हम क्या कहते हैं? डबल हेलिकल स्ट्रक्चर। बात समझ में आई? और अगर ये कॉइल नहीं होगा तो ये ऐसा दिखेगा। और इस स्ट्रक्चर को नाम दिया जाता है बेटा, इसे नाम दिया जाता है लैडर लाइक स्ट्रक्चर। क्या नाम देंगे? लिख लेना है कॉपी पे, लैडर लाइक स्ट्रक्चर। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं बच्चे। आई होप आपने ये लिख लिया होगा। आगे चलते हैं। तो अगर हम ध्यान से देखें तो हमें समझ में आएगा ये फॉस्फेट जब शुगर से जुड़ेगा, ठीक है, तो ये फॉस्फेट बेटा जब शुगर से, यहां देखो ये इस तरह से इस शुगर से जुड़ेगा और इस शुगर में फर्स्ट कार्बन इधर है, सेकंड कार्बन इधर है, थर्ड इधर है, फोर्थ इधर, फिफ्थ इधर है। फिफ्थ कार्बन के साथ क्या लगा होता है? OH। और इधर फॉस्फेट में भी क्या लगा होगा? OH। बेटा OH OH से क्या निकलेगा? H2O। तो बीच में बचेगा क्या? ऑक्सीजन। तो यही ऑक्सीजन बॉन्ड बनाएगा ना फिर इधर, राइट? और जब ये बॉन्ड बनाएगा बेटा इस बॉन्ड को नाम दिया जाता है एस्टर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? एस्टर बॉन्ड। तो यहां देखो जरा, ये फॉस्फेट ने ऊपर ऊपर बोले तो यहां पे जो शुगर है बेटा, शुगर के थर्ड कार्बन से बॉन्ड बनाया कि नहीं? तो क्या निकलेगा यहां से? वाटर निकल गया, तो ऑक्सीजन बच गया, तो बॉन्ड बन गया थर्ड कार्बन के साथ, ये बॉन्ड बना एस्टर बॉन्ड। क्लियर? नीचे वाली शुगर, क्योंकि हमने पढ़ा था ना फॉस्फेट शुगर फॉस्फेट शुगर, फॉस्फेट ऊपर भी बॉन्ड बना रहा है नीचे भी, ऊपर बॉन्ड बना रहा है थर्ड कार्बन के साथ, तो नीचे बना रहा है, ध्यान से देखो, ये शुगर का फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ कार्बन नीचे बना रहा है फिफ्थ कार्बन के साथ। क्लियर? वेरी इंपॉर्टेंट। नीचे भी बेटा इसी तरह से बॉन्ड बनेगा, OH होगा, इधर भी OH होगा, H2 निकलेगा बाहर, तो बीच में क्या बच गया? कार्बन। कार्बन बच गया, तो ये बॉन्ड भी कैसा बना? एस्टर बॉन्ड। तो बेटा ये दोनों एस्टर बॉन्ड कौन बना रहा है? फॉस्फेट, इसलिए नाम क्या बॉन्ड का? फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड। सिंपल। क्वेश्चन आता है एग्जाम में तो आपने ध्यान में रखना है फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड किस में बनता है? ये बनता है डीएनए में। कब बनाता है? जब फॉस्फोरस ऊपर वाली शुगर से, या आप बोल सकते हैं अपर साइड शुगर से थर्ड कार्बन से ज्वाइन करेगा और नीचे शुगर से फिफ्थ कार्बन से ज्वाइन करेगा। बोलो बात समझ में आई? क्लियर? चलो फिर आगे चलते हैं। और बाकी आपने थ्योरेटिकल भी पढ़ लेना है। जैसे यहां पर है फॉस्फेट शुगर मेक द बैकबोन ऑफ डीएनए,
राइट, शुगर कंबाइंड विद नाइट्रोजनस बेसिस, वो तो हम पढ़ ही चुके हैं। ठीक है, याद रखना जो ये दो स्ट्रैंड्स थे बेटा, इन दोनों को बैकबोन ऑफ डीएनए कहा जाता है। जैसे हमारी बैकबोन है ना, विच इज वेरी नेसेसरी इफ यू वांट टू स्ट्रेट लुक अपराइट। अगर हमने सीधा देखना हो, हमें सीधा चलना हो, तो हमारे लिए बैकबोन बहुत जरूरी है ना, अदरवाइज हम रेंग के चलेंगे। मैं आपको रेंग के पढ़ा रहा हूँ, आप रेंग के पढ़ रहे होंगे, है ना, तो हम भाग तो सकते नहीं, फिर तो हम रेंग सकते हैं, है ना। तो क्या है, ये हमारा बैकबोन जिस तरह से इंपॉर्टेंट है, वैसे डीएनए में ये स्ट्रैंड्स भी इंपॉर्टेंट है। और याद रखना ये दोनों स्ट्रैंड्स कैसे होते हैं, एंटी पैरेलल। कैसे होते हैं बेटा, एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल का मतलब ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम होगा और ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम। क्लियर। यहां देखो जरा, अगर मान लो ये डीएनए इतना ही है, इससे ऊपर ये डीएनए नहीं है। क्लियर। अगर ये डीएनए इतना ही शॉर्ट है, इससे ऊपर ये डीएनए नहीं है, तो यहां पे ये फास्फोरस भी नहीं होगा। अगर ये फास्फोरस नहीं होगा तो यहां पे कौन सा कार्बन है जो फ्री बचेगा, दैट इज 5th कार्बन। तो बेटा ये बन जाएगा 5 प्राइम। यहां देखो, अगर डीएनए इससे नीचे नहीं है, खत्म, तो यहां से इनके नीचे फॉस्फेट नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो यहां पे कौन सा कार्बन फ्री बचा, 3। क्यों बोल रहा हूं मैं ये फ्री बचा, क्योंकि अगर होता तो फॉस्फोरस किससे जुड़ता, 3 से ही जुड़ता ना। तो यहां पे ये फ्री बच गया, विच मींस ये होगा 3 प्राइम। सामने वाला स्टैंड बिल्कुल उल्टा होता है। यहां देखो जरा, यहां देखो ये शुगर ऊपर की तरफ है ना ऑक्सीजन, और यहां पे देखो शुगर में ऑक्सीजन नीचे की तरफ, इसलिए वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम। क्लियर। आई थिंक अब आपको ये सब क्लियर हो जाना। नहीं क्लियर हुआ किसी को तो बेटा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, मैं आपको वापस से ये चीजें रिपीट करवा दूंगा अपने आने वाले लेक्चर में। ठीक। आगे चलते हैं। तो बेटा ये थोड़ा सा एक डिफरेंस है बिटवीन डीएनए एंड आरएनए। क्या डिफरेंस है, ये बड़े ध्यान से देखना है आपने। डिफरेंस ये है कि एक तो इधर डीऑक्सीराइबोज होगी डीएनए में और राइबोज होगी आरएनए में, दूसरा थायमिन होगा डीएनए में, यूरेसिल होगा आरएनए में। बाकी के 3 बेस पेयर तो बेटा कॉमन होंगे, दैट इज साइटोसिन, ग्वानिन एंड एडेनिन। क्लियर। ये तीनों क्या होंगे, कॉमन होंगे। सो नेक्स्ट पे आते हैं जरा। दिस इज पैकिंग ऑफ डीएनए। बेटा पैकिंग ऑफ डीएनए हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे, पैकिंग ऑफ डीएनए पढ़ेंगे। हम थोड़े बहुत पैरामीटर्स पढ़ेंगे एंड सेंट्रल डोग्मा। सो दिस आई विल कवर these slides in your next lecture. टिल देन बच्चे आपने ये सारी चीजें पढ़ के आनी है और आपने मुझे बताना है आपको वीडियो कैसा लगा। अगर आपको कुछ और इंप्रूवमेंट अगर आपको लगता है कि होनी चाहिए तो बेटा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना। मैं वो इंप्रूवमेंट हम जल्दी ही उनको कंप्लीट कर देंगे या फिर उनको दूर कर देंगे जो भी आपको गलतियां लगेंगी। क्लियर। सो नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम कहां से शुरू करेंगे, हम शुरू करेंगे पैकिंग ऑफ डीएनए या पैकेजिंग ऑफ डीएनए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन आता है यहां से भी, राइट। तो ठीक है बच्चे, आपको हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। तो अगर बेटा आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो बेटा इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं, बिकॉज नेक्स्ट टाइम जब हम वीडियो अपलोड करें या इसी का पार्ट 2 अपलोड करें तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आए और आपको सबसे पहले ये वीडियो देखने को मिले। सो थैंक यू बच्चे, थैंक यू सो मच एंड स्टडी हार्ड, प्रिपेयर वेल। थैंक यू।